हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट भव्या दुआ। आज है मंडे 9 दिसंबर और आज मैं आपके लिए दो बड़ी स्टोरीज लाई हूं। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना प्रेफर करते हैं तो हमारे नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रन डाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले मैं बात करूंगी आरबीआई की रीसेंट मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के बारे में, और फिर हम डिस्कस करेंगे चाइना की स्टील डंपिंग इन इमर्जिंग कंट्रीज। और एज यूजुअल आखिरी में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टिडबिट्स। तो चलिए आज की पहली स्टोरी से शुरू करते हैं। जब आरबीआई एक्शन लेता है सब शिकायत करते हैं, जब नहीं लेते तब भी शिकायत करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी विच इज एमपीसी की मीटिंग की और ये आया उसका रिजल्ट। नंबर 1, रेपो रेट विच इज वो इंटरेस्ट रेट जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसे उधार देता है 6.5% पर बरकरार रहा। स्टांस न्यूट्रल, यानी ना तो रेट बढ़ाने का प्लान है ना ही कम करने का। अब अगर देखें कैश रिजर्व रेशियो विच इज सीआरआर, यानी वो पैसा जो बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, वो 50 बेसिस पॉइंट्स कम कर दिया गया है। इससे 1.16 लाख करोड़ रुपीस सिस्टम में आएंगे। लेकिन ये नंबर सिर्फ अपने आप में काफ़ी नहीं है। इन्हें समझने के लिए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट और टफ क्वेश्चंस का जवाब देना ज़रूरी है। ग्रोथ क्या हो रही है? इंडिया की ग्रोथ Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 5.4% पर रुक गई, जो कि एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम थी। तो आखिर हुआ क्या? डिमांड साइड पर सब कुछ थोड़ा वीक है। लोग कम खर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइवेट कंजम्पशन गिर गई है और बिजनेसेस अपने इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड कर रहे हैं। सप्लाई साइड में भी इंडस्ट्रियल सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी, ये सब सेक्टर्स डिमांड और सप्लाई चेन इश्यूज की वजह से पिछड़ गए हैं। और ग्लोबल प्रॉब्लम्स भी हैं। स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर, ट्रेड टेंशंस और जियोपॉलिटिकल इश्यूज ने भी सिचुएशन को टफ बना दिया है। लेकिन ये सब बुरे न्यूज़ नहीं है। ग्रोथ अभी कोलैप्स नहीं हुई है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा कि रिकवरी के कुछ सिग्नल्स हैं, जैसे अच्छा खारिफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन, राबी प्रॉस्पेक्ट्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर और रेजिलिएंट सर्विसेज सेक्टर। जीडीपी ग्रोथ Q3 में 6.8% और Q4 में 7.2% तक जाने की प्रेडिक्शन है। इसलिए ग्रोथ की चिंता है, पर इमरजेंसी नहीं है, और इसीलिए आरबीआई ने रेट कट नहीं किया। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की। क्या इंडिया में इन्फ्लेशन है? इन्फ्लेशन अक्टूबर में 6.2% हो गई, जो आरबीआई के टारगेट जोन विच इज 4% से 2% ऊपर या नीचे से काफ़ी ही ज़्यादा है। सबसे बड़ा रीज़न फूड इन्फ्लेशन थी, जो अनसीजनल रेन्स, सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स और ग्लोबल कमोडिटी प्राइस फ्लक्चुएशंस की वजह से बढ़ी। फिर भी अच्छी बात यह है कि फ्यूचर प्रोजेक्शंस कहते हैं कि इन्फ्लेशन 4.5% तक आ सकती है Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, अगर राबी हार्वेस्ट अच्छा हो और वेजिटेबल प्राइसेस में सीजनल करेक्शन हो। आरबीआई पैनिक मोड में नहीं है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन ने अब तक कोर इन्फ्लेशन को अफेक्ट नहीं किया है, जैसे हाउसिंग या सर्विसेज। लेकिन अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आई तो सब ऑप्शंस ओपन हैं। अब देखते हैं सीआरआर कट वर्सेस रेट कट में डिफरेंस क्या है। सीआरआर कट विच इज कैश रिजर्व रेशियो और रेट कट में फ़र्क है। जब आरबीआई रेट कट करता है तो बोरोइंग सस्ती हो जाती है, जो कि ग्रोथ को बूस्ट करता है। लेकिन जब डिमांड ज़्यादा बढ़ती है और सप्लाई उतनी नहीं बढ़ती तो प्राइसेस विच इज इन्फ्लेशन और बढ़ सकते हैं। अक्टूबर में इन्फ्लेशन ऑलरेडी 6.2% थी, तो आरबीआई ने सोचा रेट कट करना इन्फ्लेशन को और बढ़ा सकता है। इसलिए उन्होंने सीआरआर कट का डिसीजन लिया, जो 1.16 लाख रुपीस करोड़ को सिस्टम में डालेगा, लेकिन ये डायरेक्ट डिमांड को ज़्यादा बूस्ट नहीं करेगा। सो व्हाई नो रेट कट देन? आरबीआई का मानना है कि ग्रोथ रिकवरी का चांस है, जैसे कि अच्छा एग्रीकल्चरल आउटपुट, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और एक रेजिलिएंट सर्विसेज सेक्टर। अगर अभी रेट कट किया जाता तो डिमांड और बढ़ जाती, जो ऑलरेडी हाई इन्फ्लेशन को और बुरा बना देती। इसलिए उन्होंने सीआरआर कट को प्रेफर किया, जो लिक्विडिटी बढ़ाता है विदाउट पुशिंग इन्फ्लेशन फर्दर अवे। तो आखिर की टेकअवे है क्या? आरबीआई के पॉलिसी डिसीजंस चेस जैसे होते हैं। हर मूव का इम्पैक्ट होता है और फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है।
इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जहां हम डेवलप्ड नेशंस की तरह इजीली डेफिसिट या मनी प्रिंटिंग नहीं कर सकते। हमारी इकोनॉमी को शॉक के लिए स्पेस चाहिए होता है, चाहे वो ग्लोबल हो या डोमेस्टिक। इसलिए आरबीआई ने रेट स्टेडी रखा और सीआरआर कट किया। ये एक स्मार्ट कॉम्प्रोमाइज है ताकि ग्रोथ भी हो सके और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। अगर आरबीआई का डिसीजन सही था या नहीं, ये हम कुछ महीने बाद ही जानेंगे। लेकिन उनका काम है टफ डिसीजंस लेना और हमारा काम है उन डिसीजंस को समझना बिना बोर किए। आरबीआई अब भी टाइट रोप वॉक कर रहा है और हम उनके डिसीजंस को क्लोजली देखते रहेंगे। तो ये थी हमारी आज की पहली स्टोरी। चलिए अब चलते हैं आज की दूसरी स्टोरी पे। सोचिए, आप एक बिजी स्ट्रीट मार्केट में फूड वेंडर हो। आपने अपने रेसिपीज को परफेक्ट करने में काफी साल लगाए हैं, बेस्ट इंग्रेडिएंट्स सोर्स किए हैं और कस्टमर्स का ट्रस्ट बनाया है। लेकिन एक दिन एक बड़ा फूड ट्रक आपके स्टॉल के पास आ जाता है और वही सेम डिशेस आधे प्राइस पर बेचना शुरू कर देता है। पता चलता है कि वो चीप इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहा है और लॉस में बेचकर बस कस्टमर्स को अपनी तरफ खींच रहा है। आप कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये एक हार की बैटल है और धीरे धीरे आपका बिजनेस सफर करने लगता है। तो वर्ल्ड में स्टील बिजनेस और स्टील मार्केट में भी यही हो रहा है। चाइना ग्लोबल मार्केट्स में चीप स्टील डंप कर रहा है, जिससे कंट्रीज जैसे इंडिया के लिए कंपेटिटिव होना मुश्किल हो गया है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है। वो हर साल 1 बिलियन टन से ज्यादा स्टील बनाता है, जो दुनिया के टोटल स्टील प्रोडक्शन का आधे से ज्यादा है। इंडिया जो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वो सिर्फ 125 मिलियन टन स्टील बनाता है। लेकिन यहाँ मसला ये है कि चाइना को अपनी इतनी स्टील की जरूरत नहीं है। चाइना की इकोनॉमी स्लो हो रही है और वहाँ का डोमेस्टिक डिमांड उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो अपने मिल्स को आइडल होने से बचाने के लिए चाइना ने अपने चीप स्टील ग्लोबल मार्केट्स में बेचना शुरू कर दिया है और उसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। ये स्टील कोई आम स्टील नहीं है। ये बहुत ही लो प्राइसेस पर बेचे जा रहे हैं, कभी कभी तो प्रोडक्शन कॉस्ट से भी कम। ये स्ट्रैटेजी चाइना को अपनी स्टील मिल्स चलाने और एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करने में मदद करती है, लेकिन ये इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए एक बड़ी दिक्कत बन गई है। अब इंडिया की लोकल स्टील प्रोड्यूसर्स को इस चीप चाइनीज स्टील से कम्पीट करना पड़ रहा है। 2023 में चाइना ने लगभग 90 मिलियन टन स्टील एक्सपोर्ट किया, जो पिछले साल से 35% ज्यादा था। इंडिया की स्टील कंपनीज जैसे टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और दूसरे कंपनीज ने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन अब चाइनीज स्टील मार्केट में आ गया है, तो उन्हें अपने प्राइसेस गिराने पड़ रहे हैं या मार्केट शेयर को लूज करना पड़ रहा है। यूएस का एग्जाम्पल लेते हैं। अपने स्टील मेकर्स को बचाने के लिए यूएस ने चाइना पर हाई टैरिफ्स लगाए हैं, लेकिन चाइना ने एक वॉक अराउंड ढूंढ लिया। चाइना डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने के बजाय स्टील कंट्रीज जैसे वियतनाम भेजता है, जो फिर यूएस को स्टील बेचते हैं बिना टैरिफ्स के। इससे चाइना अपने स्टील को ग्लोबल मार्केट में फ्लड करने की अपनी स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू रखता है। एशिया में चाइना का स्टील ज्यादातर वियतनाम, साउथ कोरिया और फिलीपींस जैसे देशों में जाता है, लेकिन अब इंडिया एक बड़ा डंपिंग ग्राउंड बन गया है, क्योंकि इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विच इज एफटीए साइन किए हैं वियतनाम और साउथ कोरिया के साथ। और इन एग्रीमेंट्स के चलते स्टील को बहुत कम या बिल्कुल नो टैरिफ पर इंडिया भेजा जा रहा है, जो लोकल कंपनीज के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। इंडिया के फिनिश स्टील इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना अप्रैल से अक्टूबर 2023 तक ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। 1.7 मिलियन मेट्रिक टन्स फिनिश स्टील चाइना ने इंडिया भेजा, जो कि 35.4% ज्यादा है पिछले साल से। जेएसडब्ल्यू स्टील के चेयरमैन सज्जन जिंदल ने ओपनली इस प्रैक्टिस को क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि चाइना एफटीए रूट का फायदा उठाकर स्टील को इंडिया में डंप कर रहा है, जो लोकल स्टील मेकर्स को नुकसान पहुंचा रहा है। टाटा स्टील के सीईओ ने भी इस बात को रेज किया है और उन्होंने ये कहा है कि ये ट्रेंड जारी रहा तो इंडियन स्टील कंपनीज को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करने के बारे में सोचना पड़ेगा। आखिरकार कौन अपना पैसा लगाएगा जब मार्केट में इतने सस्ते इंपोर्ट्स आ रहे हैं? गवर्नमेंट को ये सिचुएशन पता है। इंडिया की स्टील मिनिस्ट्री ने 25% सेफगार्ड ड्यूटी प्रपोज की है इन स्टील इंपोर्ट्स पर। ये स्टेप लोकल प्रोड्यूसर्स को चाइनीज स्टील के इन्फ्लक्स से बचाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन ये प्रपोजल अभी टेबल पर है और अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा इशू है,
क्योंकि स्टील बहुत सारी इंडस्ट्रीज जैसे कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल्स और कंज्यूमर गुड्स का बैकबोन है। इंडिया की स्टील इंडस्ट्री भी काफ़ी बड़ी है। ये 2% कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी में और मिलियंस ऑफ पीपल को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में एम्प्लॉयमेंट देती है। अगर इंडियन स्टील मेकर सस्ते इंपोर्ट्स से कम्पीट नहीं कर पाए तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को स्लो कर सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकता है और फ्यूचर ग्रोथ को लिमिट भी कर सकता है। टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू ने वार्न किया है कि अगर ये फेयर प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी तो नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट रुक सकती है। ये सिर्फ स्टील कंपनीज को ही नहीं, पूरी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा सकता है। और ये सिर्फ बिजनेसेस तक लिमिट नहीं होगा, आम लोग भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। जब आप सोचते हैं कि सस्ते स्टील इंपोर्ट से प्रोडक्ट्स के प्राइसेस कम हो जाएंगे, कार्स, होम अप्लायंसेस और दूसरे प्रोडक्ट्स, तो ये एक हिडन कॉस्ट है। अगर इंडियन स्टील मेकर्स स्ट्रगल करेंगे या बंद हो जाएंगे तो इंडिया को स्टील इंपोर्ट्स पर डिपेंड होना पड़ेगा। और जब हम स्टील जैसी फंडामेंटल चीज़ के लिए भी किसी और कंट्री पर डिपेंड करते हैं तो हम प्राइस फ्लक्चुएशंस और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस का रिस्क ले रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की आखिरी स्टोरी। बट आज का डेली ब्रीफ एंड करने से पहले चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टिडबिट्स। नंबर 1, सेबी ने एक 15-मिनट कॉल ऑक्शन सेशन का प्रपोजल दिया है जिसमें वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस की जगह क्लोजिंग स्टॉक प्राइसेस के लिए नया मेथड अपनाया जाएगा। इसका एम है कि इंडेक्स फंड्स के ट्रैकिंग एरर्स को कम किया जाए और मार्केट एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाए जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस के साथ अलाइन करेगा। नंबर 2, इंडिया की वेडिंग इंडस्ट्री 2024 तक 6 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंचने की फोरकास्ट है जो बढ़ते हुए कॉस्ट्स और मिलेनियल स्पेंडिंग की वजह से हो रही है। 42% वेडिंग्स अब सेल्फ फंडेड हो रही हैं और लोन्स में 20% की ग्रोथ भी देखने को मिली है। मिलेनियल सेक्टर को रीशेप कर रहे हैं और ज्वेलरी, हॉस्पिटैलिटी और फैशन सेक्टर्स में भी डिमांड फ्यूल कर रहे हैं। नंबर 3, रशिया ने इंडिया में $20 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं जो मेनली एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पर फोकस करता है। बायलैटरल ट्रेड जो डिस्काउंटेड ऑयल इंपोर्ट्स के चलते 65 बिलियन रुपीस तक पहुंचा है 2023 में, दोनों देश अपनी दोस्ती को गहरा कर रहे हैं और 2030 तक $100 बिलियन ट्रेड का टारगेट रखा है। नंबर 4, NHAI ने 1000 करोड़ रुपीस का ग्रीन बॉन्ड इशू किया है जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स को फंड करेगा जैसे रिन्यूएबल एनर्जी और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये इंडिया के हाईवे सेक्टर में ग्रीन फाइनेंसिंग का पहला कदम है जो ESG फोकस्ड इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट करेगा। तो ये थी आज की कुछ बड़ी स्टोरीज और मैं हूँ आपकी होस्ट भव्या दुआ और ये था आज का डेली ब्रीफ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।